लास्ट क्लास में हम नीचभंग राज्यों के कुछ 4 रूल्स पढ़े थे। वहां पे हम रुके थे। अभी और कुछ रूल्स है, वो आप समझ लो। नीचभंग राज्यों के लिए जो प्लेनेट, ठीक है, जिस राशि में नीच होता है, ठीक है, उसका राशि लॉर्ड, यानी जहां प्लेनेट नीच का हुआ है, जिस उसका जो डिस्पोजिटर है वो कहीं से उसको कंजक्ट कर ले या एस्पेक्ट दे दे, ठीक है। राशि लॉर्ड कंजंक्शन, ठीक है, तो भी नीचता का भंग हो जाता है। जैसे जुपिटर 10 नंबर की राशि में है। अभी उसका राशि लॉर्ड कौन हुआ? सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न कुंडली के अंदर उसके साथ बैठ जाए, या कहीं से सैटर्न इसको देख ले। कैसे देखेगा? सैटर्न यहाँ पे बैठेगा तो थर्ड एस्पेक्ट से देखेगा जुपिटर को, यहाँ पे बैठेगा तो सेवेंथ एस्पेक्ट से देखेगा, ठीक है। और यहाँ बैठेगा तो उसका 10th एस्पेक्ट जुपिटर पे जाएगा। तो रूल ये है कि जब भी प्लेनेट नीच का होता है ना, तो वो जिस राशि में नीच का हुआ है, उस राशि का स्वामी अगर इस नीच प्लेनेट को देख ले तो इसकी नीचता का भंग हो जाता है। दूसरा रूल क्या है कि जो प्लेनेट नीच का हुआ है, ठीक है, डेबिलिटेड प्लेनेट, वो किस राशि में उच्च का होता है वो निकाल लो, ठीक है। जैसे जुपिटर 10 नंबर में नीच का है, उच्च का कहाँ होता है? कर्क। ठीक है, तो उच्च का वो होता है कर्क राशि में। तो अगर मून यहाँ पे जुपिटर को देख ले, मान लो मून यहाँ बैठा है, यहाँ से उसने जुपिटर को देख लिया, तो ये दूसरा रूल है। तब भी उस प्लेनेट की नीचता का भंग हुआ है। समझ गए? 2 रूल। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, समझ सकता हूँ, बट आप लोगों ने इतना ज्योतिष किया है कि अब आपको पता आ जाना चाहिए। सिंपल है, ये 2 रूल याद रखो कि जिस राशि में प्लेनेट नीच का हुआ है, उसका मालिक अगर उसको देख ले नीच प्लेनेट को, तो उसकी नीचता का भंग हो जाता है। दूसरा, जो प्लेनेट नीच का हुआ है, वो जिस राशि में उच्च का होता है, वो राशि लॉर्ड उस नीच प्लेनेट को देख ले तो भी नीचता का भंग हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या है कि जब दो डेबिलिटेड प्लेनेट एक दूसरे को देख ले, एस्पेक्ट ईच अदर। जैसे जुपिटर यहाँ नीच का है, तो 4 नंबर में मार्स नीच का होगा। क्या हुआ? अभी ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ऐसी कुंडली में मंगल की भी नीचता का भंग हो गया, गुरु की भी नीचता का भंग हो गया, ठीक है। समझ गए? जी सर। तो ये 3 और रूल है नीच भंग के लिए, और बहुत अच्छे से काम करते हैं कुंडली के अंदर। मैंने देखा है कई कुंडलियों के अंदर कि जो भी प्लेनेट नीच का होता है ना, तो ये 3 रूल से आप चेक करो, कहीं से भी उसकी नीचता का भंग होता है ना, तो ये उसके टाइम में लाभ दिलवाता है, ठीक है। जब भी इस प्लेनेट की दशा, महादशा, अंतरदशा, जो भी टाइम पीरियड उसका आएगा, आपको उससे लाभ ही होगा। बाकी तो हमने जो चौथा रूल है वो मैंने बता दिया था आपको कि भाई वो केंद्र में हो इसका राशि लॉर्ड, या तो उसके साथ कोई एक्सोल्टेड प्लेनेट आ जाए तो भी हो जाता है, या फिर D9 में वो उसका एक्सोल्टेड हो जाए। ये 4-5 पॉइंट है निजभंग राज्यों के लिए जो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अभी एक और चीज आप लोग ना, गोल्डन रूल समझ लो। एक्सोल्टेड प्लेनेट होता है ना जिसकी भी कुंडली में, पर्टिकुलरली 3, 6 और 11, कृष्ण हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा अच्छा काम डेबिलिटेड प्लेनेट करते हैं उस घर के अंदर। क्योंकि जो एक्सोल्टेड प्लेनेट होता है ना, उसके अंदर ईगो होता है। मान लो किसी का सूर्य उच्च का बैठा है थर्ड हाउस में, सूर्य उच्च का बैठा है सिक्स हाउस में, सूर्य उच्च का बैठा है 11th हाउस में, वो व्यक्ति ना मेहनत नहीं कर पाएगा, वो ईगो में रहेगा। और जो डेबिलिटेड प्लेनेट होता है ना, जैसे 6, 8, 12 में बैठ गए, थर्ड हाउस में बैठ गए, 11 को छोड़ दो, 11 भाव में हर एक प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देता है, बट पर्टिकुलरली 3, 6, 8 और 12, इसमें कोई नीच का प्लेनेट है ना,
तो वो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो नीच का ग्रह लेके बैठा है वो हार नहीं मानता, वो मेहनत करता जाता है, मेहनत करता जाता है, उसके अंदर ईगो नहीं रहता है। तो थर्ड हाउस में पर्टिकुलरली अगर कोई नीच का प्लेनेट है, तो वो व्यक्ति इतना साहस, इतना संघर्ष करेगा कि उस संघर्ष के बाद उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर उच्च का कोई प्लेनेट बैठा है तो वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा, वो ईगो में रहता है। ठीक है, ये कोई क्लासिक्स में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप किसी के चार्ट देखो उसमें ये रिलेट ना हो, बट 80% कुंडली में मैंने देखी है ऐसी चीज। अगर कोई डेबिलिटेड प्लेनेट 6 8 12 में है तो वो अच्छा रिजल्ट, यानी समझो वो जितना बुरा करने वाला है ना उससे कम बुरा करेगा। ठीक है, तो वो अच्छे होते हैं डेबिलिटेड प्लेनेट 6 8 12 में। अब राजयोग तो सारे मोस्ट प्रोबेबली जितने सब कवर कर लिए हमने, केंद्र त्रिकोण राजयोग, विष्णु लक्ष्मी राजयोग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, ये सारे राजयोग है। दुर्योग का मैंने बताया कौन कौन से हाउसेज से दुर्योग भी बनता है। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया कि अगर कोई दुर्योग बन रहा है तो योग भंग कैसे होगा, यानी जुपिटर पहले घर में हो, राहु 1 2 4 नंबर की राशि में हो। फिर सूर्य से बनने वाले राजयोग, चंद्र से बनने वाले राजयोग, और कई सारे योग है। ठीक है, बट बहुचर्चित जो हमें कुंडली में देखने चाहिए, जो एक्चुअल में अच्छे से अच्छा रिजल्ट देते हैं, विष्णु लक्ष्मी राजयोग। ठीक है, वो सारे चीजें हमने कवर करी, बट अभी कंडीशन एक ही है कि जब भी आप किसी का भी चार्ट देखो, राजयोग जिस हाउस में बन रहा है, पहले तो कौन से प्लेनेट से बन रहा है और किस हाउस से बन रहा है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि उस हाउस की एक्टिविटी करे या उस प्लेनेट को यूटिलाइज करे। जब तक व्यक्ति वो नहीं करेगा उसको राजयोग का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये आपको ना हर एक कुंडली में जिसका भी आप कंसल्टेशन कर रहे हो, आपको जिस हाउस में उसका राजयोग बन रहा है ना, उस हाउस की एक्टिविटी उसको करने के लिए बोलनी ही बोलनी, तभी जाके उसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज इस राजयोग का उसको ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो धरा का धरा रह जाएगा, टाइम निकल जाएगा और कुछ होगा नहीं। बट जनरली मैंने देखा है जब अच्छे व्यक्ति होते हैं और राजयोग बन रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली उस फील्ड में ही होते हैं कि सारी चीजें अलाइन हो रही होती है उनके होरोस्कोप के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रही तो आप लोगों को उनको ये सजेस्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में वो राशि तुल्य नवांश सीखा था, उसको उसका रिकैप करना है एक बार। यस सर। जी सर, जी सर। यस सर। देखो सबसे पहले तो ना आपको अपनी लग्न कुंडली एक बार देख लो, तब अपने अपने चार्ट्स लेके बैठना, तो आपको ना ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ये D1 चार्ट है। बताओ किसी का भी चार्ट बताओ, चलो उसके ऊपर मैं राशि तुल्य नवन अभी वो करते हैं, कोई भी एक सर व्यक्ति एक क्वेश्चन था। सर राशि तुल्य नवांश अगर किसी की जो राशि वर्ग उत्तम हो उस पे कैसे बनेगा? राशि, हाँ तो वो तो अच्छा ही बात है ना, फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वर्गोत्तम लग्न है, वो व्यक्ति अच्छे से हाँ अच्छा जी। करेगा ही करेगा उसकी लाइफ, वही होगा। जी। उसमें बनेगा नहीं, यानी उसको फिर राशि तुल्य नवांश बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, वर्गोत्तम लग्न हम्म, है तो वही आएगा राशि में। बिल्कुल बिल्कुल वही ठीक है, इसीलिए कह रहा था सर। बताओ किसी का जो अलग हो वैसा। D1 बताओ, D9 बताओ, कोई भी बताओ चलो। सब मेरे बेटे का बताओ। हाँ बताओ। वृष लग्न है। मेष लग्न, वृष वृष टॉरस। वृषभ लग्न, ये D1 की बात हो रही है राइट। जी जी। एक, ठीक है, ये हो गया D1। अभी इसमें प्लेनेट बताओ कौन कौन से हैं D1 में। सर फर्स्ट हाउस में सूर्य और मून है। ओके, फिर सेकंड हाउस में केतु और शुक्र। बोलो आगे। उसके बाद है आपका थर्ड हाउस में मंगल। फिर
फिफ्थ हाउस में शनि। ओके। और नाइन्थ हाउस में राहु, सॉरी, एट्थ हाउस में राहु। हम्म। और ट्वेल्थ, इलेवेंथ हाउस में जुपिटर। और ट्वेल्थ हाउस में मरकरी। यहाँ पे मत कर। ठीक जी। है। अभी उसका D9 चार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सर टॉरस से हो रहा है। वृष। तो फिर मतलब ही नहीं ना है, कोई दूसरा चाहिए। ओके। समझो, सर मैं लोगों बताऊं? को पता कैसे चलेगा? सर मैं बताऊं अपना? क्या है हेलो। यार आप लोग। हम्म, जिसका डिफरेंट सर, लग्न हो ना नवाज में, वो बताओ। मैं बता रहा जिसका हूँ सर भी। अपना। वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न है, ठीक है। जी। सेकंड हाउस में शुक्र। नहीं रुको, वृश्चिक लग्न की कुंडली है ना, इसमें अभी प्लेनेट मत बताओ मुझे अभी। D9 बताओ, D9 कहाँ से स्टार्ट होता D9 कन्या से, सिक्स से virgo। है? 6। ठीक है, इसमें प्लेनेट बताओ D9 में। फर्स्ट फर्स्ट हाउस में केतु। ओके। सेकंड में बुध। ठीक है। थर्ड में शनि। थर्ड में बुध है? बुध शनि साथ में है? नहीं थर्ड, नहीं सर नहीं, शनि सेकंड में अकेला। शनि बोला उन्होंने। नहीं थर्ड में। पहले मुझे ये बताओ, बुध कहाँ पे है? सेकंड हाउस है। बुध सेकंड में। फिर थर्ड में शनि। लिख दिया सर। हाँ, सिक्स में चंद्र। फिर सेवंथ में राहु। वो लिख दिया। अष्टम में मंगल। ओके, नाइन्थ में फिर सूर्य। नाइन्थ नाइन्थ में? में सूर्य। हाँ। सूर्य। ओके। और टेंथ में शुक्र। और इलेवेंथ में गुरु। रह गया कोई? मन, हो गया, होगा। सब हो गया, चलो ठीक है। जी। अभी सुनो, राशि तुल्य नवांश यानी क्या है? अभी ये आपका नवांश चार्ट है, ये D1 चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राशि तुल्य नवांश। सबसे पहले तो आपको ना एक चार्ट बना लेना है, ठीक है। चार्ट में शुरुआत कहाँ से करनी है आपको चार्ट की? आपका जो लग्न चार्ट जिस राशि से स्टार्ट हो रहा है ना, वहां से करनी, यानी 8 नंबर से हो रहा है, तो हम 8 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चार्ट आपको लग्न चार्ट में जो राशि है पहले भाव में, वहां से स्टार्ट करना है, और प्लेनेट आपको यहाँ के उठाने हैं। 8 नंबर लग्न में है, तो 8 नंबर में कोई प्लेनेट है, यहाँ पे शनि है, तो शनि इसके लग्न में आ जाएगा। 6 नंबर में केतु। मरकरी 7 नंबर में। वीनस थर्ड नंबर। ठीक है। सन 2 नंबर। राहु 12। जुपिटर 4। मंगल कहाँ गए? मंगल। फर्स्ट। अब कौन रहेगा कोई? आ 11 गया मून। सब। मून घूम सर। गया। राशि तुल्य नवांश बनाने के लिए आपको एक कुंडली बनानी पड़ेगी, जो लग्न कुंडली आपकी है उसी हिसाब से जो नंबर लग्न कुंडली में है उसी नंबर से वो कुंडली स्टार्ट होगी। प्लेनेट आपको जो नवांश में है वो उठा के इसमें डाल दें। कोई कंफ्यूजन है कि हो गया क्लियर? क्लियर है क्लियर सर। हो गया। 2-3 बार प्रैक्टिस करना इस चीज की, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अभी आपको राशि तुल्य नवांश में अलर्ट कब रहना है? अलर्ट तब रहना है जब मंगल यहाँ पे रोगांश में है, क्योंकि छठा घर मैंने क्या बोला था, ये रोगांश है। जी। ठीक है, ये निधनांश, तो वीनस में।
और ये क्या है, व्यायाम, मरकरी। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल, शुक्र और बुध, इसकी जब भी दशा हो ना, लग्न कुंडली में भले अच्छे घर में हो, लग्न कुंडली में हमने यहाँ दिखा नहीं है, बट जहाँ कहाँ पे भी अच्छे घर में, बट फिर भी आपको अलर्ट रहना, कुछ ना कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है। दूसरा क्यों जरूरी है, दूसरा, ये तो हो गया राशि तुल्य नवांश। अभी आप समझो कि आपका ये सेकंड हाउस लॉर्ड जहां पे है, ठीक है, दूसरा नवांश के ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। ऐसे हिसाब से आपको यही चेक करना है, एक तो ये तीन घर चेक करना है, दूसरा आपको क्या चेक करना है कि जो भी अच्छे लॉर्ड बन रहे हैं ना, मान लो ये चार, ये है, ठीक है, 11 नंबर, तो शनि यहाँ पे मून है ना, सुखांश में आ गया, समझे, क्योंकि ये शुभ भाव है। तो चंद्र की जब भी दशा आएगी ना, इस व्यक्ति को सुख मिलेगा, क्योंकि सुखांश में है। और ऐसे ही अगर सुखांश के अंदर वीनस आता है, मान लो किसी का वीनस आता है, तो ये राजयोग देता है, ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा कोई प्लेनेट सुखांश में आ गया तो वो व्यक्ति के लिए अच्छा है, उसके पैसों के लिए अच्छा है, वेल्थ के लिए अच्छा है, पीस के लिए अच्छा है, तो बहुत बढ़िया बात। हाउसेस वही रहेंगे, एट्रीब्यूट्स वही रहेंगे, हमें सिर्फ वो राशि तुल्य नवांश करके एक क्रॉस चेक करना है कि भाई कौन सा प्लेनेट हमें डैमेज कर सकता है, भले वो लग्न कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में हो, बट वो रोगांश में, निधनांश में या व्ययांश में आ रहा है, तो वहां पे थोड़ा अलर्ट रहना है। उस टाइम उस प्लेनेट का जो जो भी हम डोनेशन कर सके, ठीक है, मान लो ये वीनस है तो कपड़ों का दान कर सकते हैं हम, यहाँ पे मंगल है तो मसूर की दाल का कर सकते हैं, हनुमान जी के टेम्पल में चोला चढ़ा सकते हैं, मरकरी है तो किसी को पढ़ाई लिखाई की आइटम, ठीक है, मर्क्यूरी से रिलेटेड हरी मूंग है, उनका डोनेशन कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये होगा राशि तुल्य नवान। और भी कई सारी चीजें हैं, बट वो हम लेटर पार्ट में सीखेंगे कोर्स के अंदर। अभी सिर्फ वो कल बात निकली थी इसलिए बता दिया, और आज जो वापिस से बता दिया, तो आपको क्या वो आइडिया है। जी। दूसरे ना, तीन नवांश इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने राशि तुल्य नवांश बना के वो रोगांश, निधनांश और व्ययांश, ठीक है, वो चेक किया कि भाई उस प्लेनेट की दशा में हमें कुछ ना कुछ पीड़ा हो सकती है, ठीक है, उसी हिसाब से। देखो, ये क्या है ना, 64वां नवांश, 73वां नवांश, 91st नवांश। आप एक चीज समझो, एक राशि जो होती है ना, 30 डिग्री की होती है, ठीक है, और उस राशि के 9 हिस्से होते हैं, उसको नवांश बोलते हैं। तो ये 30 डिग्री के 9 हिस्से करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट आएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी लग्न कुंडली है ना, तो यहाँ पे 9 नवांश, फिर 9 ऐड करो, 18 तक यहाँ आएंगे, फिर 9 ऐड करो, 27 तक यहाँ आएंगे, फिर 9 ऐड करो आप, 34 के 35, 36। 36, ठीक है, फिर उसमें 9 ऐड करो, 45, उसमें 9 ऐड करो, 54, इसमें 9 ऐड करो आप, 62, 63, ठीक है। 64 कहाँ पे आए, बताओ। 60। 63 थर्ड हाउस यहाँ में। कंप्लीट, 8,000। इसीलिए ये डेंजर है, ठीक है, क्योंकि वो 8 हाउस को कैरी करके चलता है। अभी इसको फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है, टेक्निक ये है कि नवांश के अंदर जो आपका 4th हाउस लॉर्ड, ठीक है, ये नवांश कुंडली है, ये 4th हाउस लॉर्ड कौन होगा, जुपिटर। इस व्यक्ति को जुपिटर की दशा में भी अलर्ट रहना है, क्योंकि वो 8वें घर के एट्रीब्यूट्स कैरी करके चल रहा है, फाइनेस्ट लाइस ऑफ 8th हाउस। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, ये रूल है, ये याद रखना है आपको। अभी ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया है कि भाई इस हिसाब से एक घर के अंदर 9 हिस्से होते हैं, इतना समझ लो अभी के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे 9 नवांश तक यहाँ आएगा, उसमें 9 ऐड करेंगे 18 यहाँ आएगा, उसमें 9 ऐड करेंगे 27 यहाँ आएगा, ठीक है, 36 यहाँ आएगा, 45 यहाँ, 54 यहाँ, 63 यहाँ, यहाँ 64 से लेके कितना आएगा, 73, 2। 72। 72, ठीक है, क्योंकि हाँ 72 हो जाए। तो ये समझाने के लिए, बाकी आपको रूल इतना ही रखना है कि आपके नवांश कुंडली का जो फोर्थ हाउस लॉर्ड है ना, उसकी जब दशा चले तो उसका भी थोड़ा डोनेशन किया करो, ठीक है, सर क्योंकि ये फोर्थ जो लॉर्ड, सॉरी, एक बार फिर से बताइए ना, आई एम नॉट गेटिंग इट। कैलकुलेशन भूल जाओ, नवांश कुंडली का फोर्थ हाउस लॉर्ड जो बन रहा है ना, उसका आप डोनेशन करना, उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो भी आए उस टाइम, ठीक है, सिंपल के लिए ये रखो, वो होता है फोर्थ हाउस 64 क्यों नंबर। सर? हाँ, फोर्थ हाउस क्यों स्पेसिफिकली? वो वो रूल है ओह नवांश का, ओके। वो रूल है, इसीलिए मैंने आपको वो कैलकुलेशन में, वो बहुत बहुत लंबा कैलकुलेशन है, अभी के लिए आप समझ लो। हमें जरूरी क्या है, देखो, व्यक्ति कोई आपके पास आता है, उसके चार्ट में सब ठीक चल रहा है, महादशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा अच्छी चल रही है, प्रत्येक दशा अच्छी चल रही है लग्न कुंडली के हिसाब, बट वही प्लेनेट अगर ये 64वां नवांश बन रहा है ना, तो उसका डोनेशन करो, मेरे कहने का मतलब यही है, यानी फोर्थ हाउस लॉर्ड बन रहा है वही प्लेनेट तो, क्योंकि जो 64वां नवांश है ना, अपना ये आचार्य वरामीर उन्होंने बोला है कि वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, वो प्लेनेट, ठीक है, क्योंकि वो 8th हाउस से स्टार्ट होता है, वो 8th हाउस का नवांश है, इस समझ रहे हो, तो एग्जाम्पल आपको, में तो मर्कुरी है ना सर, तो फिर आप जुपिटर क्यों बोल रहे हो? मतलब एट्थ हाउस का तो ये देख, आपको नवांश का फोर्थ हाउस लॉर्ड देखना है कि वो कौन बन रहा है, ये नवांश है ओके। ना, हाँ, इसका फोर्थ ओके। हाउस लॉर्ड 9 नंबर धनु राशि, उसका मालिक कौन हुआ, गुरु हुआ ना, हाँ जी, वहां पे आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपने वो वही D1 का बताया था तो मैं आई गॉट कंफ्यूज। D1 में आपको वो मैं दिखाता हूँ कि 64वां नवांश क्यों डेंजर है, क्योंकि वो लग्न ओके। कुंडली के 8वें घर में पड़ता है, और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो नवांश के फोर्थ हाउस लॉर्ड जो होता है, वो नवांश का फोर्थ हाउस लॉर्ड 64वां नवांश लग्न कुंडली का होता है, इतना अभी ध्यान रखो, ठीक है, बट वो ओके। 64वां नवांश याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने दिखाया कि क्यों डेंजर है, क्योंकि वो कुंडली के 8th हाउस में पड़ता है, आपको तो इतना ही याद रखना है कि नवांश कुंडली का फोर्थ हाउस लॉर्ड जब भी एक्टिवेट हो सामने वाले की कुंडली में, तो उसको बोलो कि थोड़ा उसका डोनेशन करे, पूजा पाठ करे उस प्लेनेट के रिलेटेड। ओके सर। तो जैसे इसको बहुत बदनाम किया गया है ना, उसी हिसाब से इन दोनों को बहुत ही अच्छा बताया गया है, अभी इनकी भी टेक्निक है, 73rd यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या हुआ, भाग्य भाव का हो गया ना वो नवान सब, ठीक है, तो ये प्लेनेट, ये जो प्लेनेट है, यानी 73rd नवांश में जो प्लेनेट आएगा, वो आपके भाग्य को मजबूत करने का काम करेगा, अभी वो कैसे ढूंढना है, सिंपल है, आपकी नवांश कुंडली देखो, नवांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट है, ठीक है, और वो प्लेनेट अगर लग्न कुंडली के 9th हाउस में बैठा है, तो वो आपका 73rd नवांश हो जाएगा। सर प्लेनेट ना हो तो? बताता हूँ ना, थोड़ा धीरज तो धरो, पहला रूल याद है, पहला रूल पता चल गया, 73rd नवांश कौन होता है, जो नवांश कुंडली के पहले घर में प्लेनेट है, वो प्लेनेट लग्न कुंडली के 9th हाउस में हो, ठीक है, अगर वो रूल नहीं बन रहा है, मान लो 9th हाउस, यहाँ तो प्लेनेट है बट वो लग्न कुंडली के 9th हाउस में नहीं है, वो भी पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट हाउस में यहाँ पे कोई प्लेनेट ही नहीं है, तो भी नहीं बनेगा, तो उस केस में आपको फर्स्ट हाउस लॉर्ड उसको देखना है, नवांश का फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपका 73rd नवांश होगा, ठीक सर। ठीक है, आप लिख लेना नोट पेन लेके, ये कंफ्यूजिंग है, पहली बार में आप ऐसा लगेगा, अभी मैं समझा रहा हूँ ना, हाँ हाँ ये है, मैं एक वीक के बाद पूछूंगा ना, आपको याद नहीं हुआ, और मैं पक्का पूछूंगा मंडे को ये 64वां नवांश कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, 73rd नवांश कैसे, 91st नवांश कैसे, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, लग्न कुंडली का जो हर एक घर है ना, एक घर में 9 नवांश होते हैं, इतना याद रखो, तो आपको वो पता चलेगा कि भाई 73rd कहाँ पड़ता है, 64 कहाँ पड़ता है, 91st कहाँ पड़ता है, समझ गया, बट छोटी सी रूल क्वेरी है याद सर। रहता है, क्या सर 73 सर फर्स्ट, 9वें घर में पड़ेगा, और 91 11वें हाउस में पड़ेगा, और 64वां 8th हाउस में पड़ेगा ना सर? हाँ, तो ये मैंने क्यों बताया,
कि लोग इसे ना बड़ा बुरा मानते हैं, और वो है भी बुरा 64वां नवांश, क्योंकि वो 8th हाउस रिलेटेड है। ठीक है, तो जो भी करेगा आपकी लाइफ में बहुत बहुत डेंजर वे में करेगा, बट इससे घबराना नहीं है। ये एक प्रोबेबिलिटी है। ये आप कब चेक करोगे? जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी आप कुंडली देखते हो, सब चीजें आपको सही लग रही, तो फिर जाओ नवांश के अंदर और देखो कि अभी जो प्लेनेट की इसकी दशा चल रही है उसमें से कोई प्लेनेट 64वें नवांश में आ रहा है। ठीक है, अगर वो 64वें नवांश में आ रहा है, दैट मीन्स उसको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वो आपको सीधा D9 के 4th हाउस लॉर्ड की रेमेडी उससे करवानी। ठीक है। ठीक सर। और सर 73rd का एक बार प्लीज दोबारा से रिकैप कर दीजिए कि D9 में जो फर्स्ट हाउस होगा। D1 में, अरे D9 में जो फर्स्ट हाउस में प्लेनेट है वो D1 में 9th हाउस में होना चाहिए। वो रूल नहीं बन रहा है कहीं से भी, तो सिंपल D9 का फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो आपका 73rd नवान। ठीक है। ठीक सर। और इसमें ये राहु केतु को भी आपके कंसिडर भाग्य को करेंगे? मजबूत करेगा। सर इसमें राहु केतु को भी कंसिडर करेंगे? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। ठीक। अभी आ जाता है 91st नवान। वो क्यों इतना अच्छा है? क्योंकि ये भी आपको आपके जो जीवन में गेन्स है ना उसको बूस्ट करता है। ठीक है, बूस्टर है आपके गेन्स का। ये कैसे पहचानेंगे आप? 91st नवांश यहाँ आएगा। ठीक है, आपको ये चेक करना है, लग्न कुंडली के 11th हाउस में जो प्लेनेट है। ठीक है, D1 के 11th हाउस में जो प्लेनेट है वो आपके D9 के 7th हाउस में होना चाहिए। समझ गए? ये पहला रूल है। अभी प्रोबेबिलिटी दोनों बन सकती है कि भाई 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो ये रूल तो गया काम से, या तो फिर चलो है कोई प्लेनेट बट D9 के 7th हाउस में वो नहीं बैठा है, तो भी ये कंसिडर नहीं होगा। उस केस में सिंपल आपको 7th हाउस लॉर्ड देखना है। ठीक है, 7th हाउस लॉर्ड। अभी देखो इस कुंडली में क्या हो गया, 64वां नवांश भी जुपिटर हो गया, 91st नवांश भी जुपिटर हो गया। क्या होगा बताओ? 50-50 हो जाएगा सर। पहले पीड़ा आएगी, उस पीड़ा से वो व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होगा और उसको जीवन भर लाभ होंगे फिर। ठीक है, तो पहले कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा कि वो व्यक्ति को हिला के रख देगा, यानी उसको अनईजी महसूस करवाएगा, उसके बाद उसको गेंस देगा। दोनों दोनों काम करेगा ये प्लान। ठीक है, समझ गए? टोटल 108 नवांश होते हैं, उसमें जो मेजर जिसको देखना होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक तो 64वां नवांश, वहां पे अलर्ट हो जाओ। 73rd और 91st तो अच्छे ही है। ठीक है, पहला रूल लेकिन भूलना नहीं है। पहला रूल अगर मिल रहा है तो वही प्लेनेट आपका 73rd नवांश होगा, वही प्लेनेट आपका 91st नवांश होगा। वो रूल नहीं मिल रहा है तो फिर आपको फर्स्ट हाउस लॉर्ड एज अ 73rd नवांश, 7th हाउस लॉर्ड ऑफ D9 एज 91st नवांश लेना। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना चीजें। सर कुछ पूछ सकते हैं? नहीं रुको, अभी थोड़ा मुझे पॉइंट्स है ना मेरे, वो बोल देने दो, अच्छा अच्छा। फिर मैं भूल जाऊंगा। अभी कल वो राशि तुल्य नवांश में मैंने बोला था एक राजयोग, याद है किसी को कि आप राशि तुल्य नवांश बनाते हो और देखना है कि इस व्यक्ति का जीवन अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, तो उस पर मैंने बात करी थी। हाँ सर, वो वो कैसे आइडेंटिफाई हो? तीन तीन से ज्यादा ग्रह उसमें होना चाहिए, 1, 4, 9, 10, 11 में। यस, परफेक्ट। तो जब आप राशि तुल्य नवांश बनाओ और उस नवांश के अंदर फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, उसमें 3 से ऊपर प्लेनेट होना। ठीक है, तो वो व्यक्ति अच्छा जीवन जिएगा, ये 100%। ठीक है, ये 100% है, ये व्यक्ति अच्छे से अच्छा जीवन जिए। दूसरा D9 की कंडीशन, अभी D9 थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को। D9 के अंदर ना, अगर प्लेनेट, यानी आपके जितने भी प्लेनेट है,
वो सौम्य राशि में हो। सौम्य राशि यानी शुभ ग्रह की राशि, ठीक है। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, मून। तो मून की, अरे ये वीनस की 2, 4, 6, फिर 7, 9, 12 और 3, ठीक है। आ गई ना सब? मरकरी की 2, वीनस की 2, मून की 1 और 2 जुपिटर की। तो अगर आपके मैक्सिमम प्लेनेट ऐसे शून्य राशि में बैठे हैं ना, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ विल बी गुड। वो प्लेनेट आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। अगर कोई क्रूर प्लेनेट है D1 चार्ट के अंदर और वो D9 में जाके किसी सौम्य राशि में है, तो अच्छा काम करेगा, यानी वो अच्छी बात है। और उसमें भी ये जो 2 राशि है, 9 नंबर और 12 नंबर, इसमें कोई प्लेनेट है ना, उसको पुरुषोत्तम ग्रह बोलते हैं, पुरुषोत्तम। ये D9 में देखना है, हाँ, सारी चीजें नवांश के अंदर। वो प्लेनेट भी आपकी कुंडली के लिए अच्छा है। अभी आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी अगर फेस हो रहा हो, तो ठीक है, वो अभी के लिए होगा। बट जब आप एंड रिजल्ट देखोगे ना, वो प्लेनेट आपके लिए अच्छा करके जाएगा। तो वो एक बात है D9 को लेके। फिर आपको ना कंपैरिजन हाउस से ज्यादा, जब आप D9 एनालाइज करो ना, तो हाउस से ज्यादा आप राशि को देखो कि प्लेनेट कौन सी राशि में आया है। मान लो D1 चार्ट में आपके जितने प्लेनेट है, ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं जो बात कर रहा हूँ सब? हाँ जी सर। आपके D1 चार्ट में जितने प्लेनेट है, ठीक है, वो प्लेनेट D9 में एक्सोल्टेड हो जाए, खुद की राशि में आ जाए, या फ्रेंडली साइन में आ जाए, ठीक है। ये मेजर चेक रखना है। जो हम बोलते हैं ना कि ग्रहों की एक्चुअल स्ट्रेंथ, वो ये चीज है। आपको हाउस, ठीक है, हाउस है एक पॉइंट पे, वो कैसे देखना है बताऊंगा बाद में। बट आपको प्लेनेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ, मान लो कोई प्लेनेट D1 में, ये मान लो D1 में प्लेनेट जो सन है वो 11 नंबर में, ठीक है, तो क्या होगा? सैटर्न उसके दुश्मन की राशि में होगा। तो D1 में आपने क्या देखा कि भाई सूर्य तो शनि की राशि में, तो अभी प्रॉब्लम करेगा। बट जाके एक बार आप D9 में देखो, वो सूर्य कहाँ उच्च का हो रहा है, या फिर 5 नंबर की साइन में, या फिर उसकी फ्रेंडली साइन कौन कौन सी है? मंगल की है, जुपिटर की है, ठीक है, बुध की भी ले सकते हो, सम है उसका इसके लिए, या मून की राशि में बैठा है। अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है ना, तो सूर्य आपको उतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। इसलिए D9 देखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं मैं जो बात कर रहा हूँ? जी सर। यस सर। ठीक है। तो प्लेनेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ, यानी यही चीज है, आपको प्लेनेट D9 में जाके चेक करना है कि भाई उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या बन रही है, ठीक है। फिर कुछ और पॉइंट्स है D9 को लेके। सर यही प्लैनेट अगर राहु केतु के साथ बैठ जाए तो? मैडम राहु केतु के लिए तो हमने पूरा क्लास किया ना, वही फॉर्मूला लगाना है सब सब जगह आपको, ओके। ठीक है। D9, ठीक है, D9। नवांश कुंडली जो है ना, वो मेजरली विवाह के लिए देखी जाती है, ठीक है। तो विवाह के लिए क्या क्या पॉइंट आपको देखना है, वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि कोई भी वर्ग चार्ट आप जब समझते हो ना, तो वो वर्ग चार्ट का लग्न देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। या दो चीजें, एक तो आपका जो लग्नेश है, वो वर्ग चार्ट में उसकी कंडीशन क्या है, वो तो देखना ही देखना है। यानी D1 में जो लग्नेश बन रहा है, उसकी स्थिति दूसरे वर्ग चार्ट में कैसी है। और दूसरा, जितने भी वर्ग चार्ट है उसका लग्नेश देखना है। अगर लग्नेश मजबूत है ना, तो समझ लो कि वो जो पार्ट है आपका, यानी विवाह का पार्ट, तो वो अच्छा होगा। लग्नेश
और सप्तमेश, विवाह के लिए सप्तमेश देखते हैं। ये दो प्लेनेट अच्छी कंडीशन में है ना तो विवाह अच्छा जाएगा। मान लो कि यहाँ पे लग्नेश, कोई भी चार्ट ले लेते हैं, चलो लग्नेश कौन बन रहा है, वीनस, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है वीनस में क्या क्या रूल चेक करने हैं वो समझ लो। सबसे पहले ये वीनस, ठीक है, नवांश कुंडली यानी लग्न कुंडली जैसे देखते हैं उसी हिसाब से देखो। वीनस की पोजीशन क्या है, खुद की अगर यहाँ बैठा है तो क्या होगा, ऑन साइन होगा। तो 50% काम तो आपका यही होगा कि भाई चलो लग्नेश मजबूत है। या तो ऑन साइन में हो, एक्सोल्टेड हो, फ्रेंडली साइन में हो, और तीसरा है, चौथा शुभ कर्तरी योग में हो। शुभ कर्तरी योग यानी यहाँ विनस है, यहाँ मर्क्यूरी आ गया, यहाँ जुपिटर आ गया, तो दोनों के बीच में यानी दो शुभ ग्रह आगे पीछे, बीच में लग्नेश है। ये बेसिक रूल याद रखना है हमेशा। चार चीजें होगी, या तो खुद की राशि में होगा, एक्सोल्टेड होगा, मित्र की साइन में होगा, या शुभ कर्तरी योग में होगा। ये चार पॉइंट है, वो आपको चेक करके चलना है। अभी क्योंकि वैदिक की बात कर रहे हैं, वैदिक के हिसाब से ही जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम अच्छी कंडीशन बोलेंगे। बुरी कंडीशन क्या हो सकती है, डेबिलिटेड, ठीक है, एनिमी साइन, और पाप कर्तरी योग। अगर ये चीजें बन रही है तो फिर वो प्लेनेट की कंडीशन अच्छी नहीं है। सप्तमेश भी देखो, अभी सप्तमेश की कंडीशन क्या है। सप्तमेश यहाँ पे मंगल बन रहा है, तो मंगल कहाँ जाके बैठा है, छठे में बैठा है, आठवें में बैठा है, या 12वें में बैठा है। लग्न कुंडली का हमारा रूल, अगर इन हाउसेस में है तो फिर इसका ट्रीटमेंट यानी रेमेडी कराओ, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर ये केंद्र या त्रिकोण में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पहला उसका प्लेसमेंट देख लो, अच्छा है, ठीक है, या फिर यहाँ 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 या यहाँ, तो अच्छी बात है। समझ रहे हो, शादी अच्छी जाएगी। रूल समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ। यस सर। डाउट है किसी को, कोई कुछ बोल नहीं रहा है जब मैं पूछ रहा हूँ तब, ये मुझे लग रहा है कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना किसी को। कंफ्यूजन मैम नहीं ये है तो सर, क्लियर है बस पर प्रैक्टिस करना है। हाँ, देखो, अभी एक एक ना एक नियम आप वैदिक का एक नियम समझ लो जो ऊपर ऊपर से, ये जो दो मैंने लिखवाए ना, ये ब्रह्म वाक्य है। किसी भी प्लेनेट अच्छा है या बुरा है वो समझने के लिए चार चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। किस, खुद की राशि में, एक्सोल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है, शुभ कर्तरी में है तो अच्छा है। उसी हिसाब से अगर डेबिलिटेड है, एनिमी साइन है, पाप कर्तरी में है तो बुरा है। अभी एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड में थोड़ा लग्न कुंडली में डिफरेंस आ जाता है। जो हमने समझा था कि भाई 6 8 12 में डेबिलिटेड है तो वो अच्छा है, वहां पे अगर एक्सोल्टेड है तो प्रॉब्लम कर सकता है। खुद की साइन में बैठा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड उसको अपना अच्छा और बुरा मत समझो। इतना समझ के चलो कि जो एक्सोल्टेड प्लेनेट होता है वो उस हाउस की चीजों को एम्पलीफाई करता है यानी बढ़ाता है, एक्सपेंशन देता है। और जो डेबिलिटेड है वो पैसिफाई करता है यानी उसको दबा देता है। इससे आपको ना बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड को लेके, ठीक है। दूसरा एक चीज समझो कि D9 का लग्न, ठीक है, लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर जितने भी बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि होगी ना उतना मैरिज अच्छा चलेगा। बेनिफिक प्लेनेट जितने देखेंगे उतना अच्छा है। मान लो दो प्लेनेट देख रहा है तो बहुत अच्छा है, एक प्लेनेट देख रहा है तो अच्छी जाएगी। तीन चार प्लेनेट, चार ही प्लेनेट होते हैं, तो चारों, एक प्लेनेट बैठा है और तीन प्लेनेट उसको देख रहा है तो भी बहुत बढ़िया है मैरिज। उसी हिसाब से लग्न और लग्नेश को मेलिफिक प्लेनेट देखे, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है। ये साइन, दिस इज नॉट गुड साइन फॉर गुड मैरिज, ठीक है। ये हो गया। अभी एज, मैरिज की एज, ठीक है, विवाह कब होगा उसके ऊपर बात करते हैं। पहले रूल समझ लो विवाह के लिए, जो ऊपर ऊपर से बर्ड आई व्यू, ठीक है।
बट एग्जैक्ट कब होगा वो आज हम सीखेंगे। जब आपका D9 का फर्स्ट हाउस लॉर्ड केंद्र के हाउस में हो, ठीक है, केंद्र, ओनली केंद्र, यानी 1, 4, 7 और 10, तो नॉर्मल एज में शादी हो जाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, पूरा इससे प्रिडिक्ट मत कर ले, बट अगर ये मिल रहा है तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये लेके ये समझ के चल। बाकी ये सारी चीजें भी देखना साथ में क्या हो रही है। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड ट्राइन में यानी त्रिकोण में, त्रिकोण यानी 9th हाउस, 5th हाउस, या तो फर्स्ट में तो केंद्र में ही गिनो आप, 5th और 9th में बैठा है फर्स्ट हाउस लॉर्ड, तो 27-28 ईयर्स। और अगर लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठा है, तो ये डिले करवाएगा, डिले करवाएगा, साथ साथ में शादी में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। ठीक, ये बेसिक रूल्स है D9 के। दूसरा एक रूल समझ लो, अगर D9 के अंदर 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन, ये सारी कंडीशन मिल रही है, मान लो 1-2 मिल रहे हैं, 2-3 मिल रही है, और एक ये मिल जाती है, तो ये शादी निभेगी, अच्छी चलेगी। यानी जीवन में जितने भी संघर्ष आएंगे ना, ये कपल मिलके उनका सामना करेंगे, शादी टूटने नहीं देंगे और हर एक संघर्ष से बाहर आ जाएंगे। तो शादी कितनी टिका होगी, कितनी मजबूत होगी, अगर D9 में 6th लॉर्ड 6th में बैठा है ना, तो बहुत अच्छी बात है विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज। ठीक है, अभी मैं देखो ट्रांजिट में हमने अब तक क्या क्या सीखा है वो बता देता हूँ। एक तो मैंने अभी एक लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, कब धन की प्राप्ति हो सकती है, वो रूल करना है, रिकैप के चलेगा, देख लोगे रिकॉर्डिंग। रिकैप करना है सर। ठीक है, किसी को म्यूजिक सुनाई दे रहा है? नहीं। तो फिर ठीक है, मेरे यहाँ पे कुछ म्यूजिक बज रहा है इसलिए। अभी देखो D1 में ना, आपको क्या चेक करना है, D1 का आपका सेकंड हाउस लॉर्ड देखो। मान लो अभी जो जिसने बोला ना, आपके D1 चार्ट में कौन सा है सेकंड हाउस लॉर्ड, वो बताओ। जुपिटर। नहीं, यानी 9 या 12 नंबर की राशि है सेकंड 12 हाउस में, नंबर की ऐसा है? राशि है सर। हाँ जी। 12 नंबर की, ठीक है। तो इसका मालिक कौन होगा, जुपिटर। अभी ये जुपिटर यहाँ पे कौन सी राशि में बैठा है आपके D9 में? सर राशि तो 12 ही है सेकंड हाउस में, जुपिटर 5th हाउस में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जुपिटर D9 में कौन सी राशि में बैठा है, उसका आंसर दो। 3 नंबर सर, मर्क्यूरी। 3 नंबर, ठीक है, आपका जुपिटर 3 नंबर में, मान लो यहाँ 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 आपका, आप बोल रहे हो आ रहा जी। है, जहाँ पे हाँ क्या जी, है हाँ 3 नंबर, ठीक है। जी। तो जब जब भी ये जुपिटर 3 नंबर में गोचर करेगा, 7 नंबर में गोचर करेगा, या 11 नंबर में, क्यों ये लिखा, क्योंकि ये ट्राइन में, त्रिकोण में, ठीक है, व्यक्ति को पैसों का लाभ होगा। आपको हुआ है कुछ लाभ सर गोचर मतलब इनके साथ में जो ये अंतर्दशाएं लास्ट आती जून है। से अभी तक, कोई फायदा हुआ है? देखना पड़ेगा सर, ऐसा तो कोई नहीं, अभी तो काफी हैवी टाइम चल रहा है। धंधा कैसा चल रहा है, बिजनेस? धंधा सर बहुत मतलब फुटफॉल, मतलब काफी स्ट्रगलिंग चल कम? रहा है मेरा। हाँ, ठीक है, पूरी पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी, कहीं राहु का हाँ जी, हाँ ट्रांजिट जी आपको ये कर रहा है, शनि का कर रहा है, वो सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। बट सर। नियम यही है, जब भी हाँ आपका जी। सेकंड हाउस लॉर्ड यहाँ देख लो D9 में कहाँ पे बैठा है, उस राशि के ऊपर से जुपिटर जब गोचर करता है, व्यक्ति को धन लाभ होता ही होता है, जी बल्क सर, में पैसा परफेक्ट, परफेक्ट है सर। आता ही है, कोई मतलब ही नहीं है ना है। फिर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इनकी 12 नंबर की राशि है, ठीक है, 11, 10 और 9, यहाँ पे भी वही, ठीक है, जुपिटर ही आ रहा है, तो वो सेम कंडीशन है, धनेश लाभे से की है। मान लो यहाँ पे किसी की 1 नंबर की राशि हो, ठीक है, तो 1 नंबर की राशि का मालिक कौन है, मंगल। मंगल कुंडली में 4 नंबर में कहीं यही बैठा है,
तो अभी इस व्यक्ति को ना, जब जुपिटर 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर से गोचर करेगा, व्यक्ति को गेन्स बहुत होंगे उसकी लाइफ में, जो भी अटके हुए काम है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ट्राइन पूरा लेना है, सिर्फ वो राशि नहीं लेनी। ठीक है, तो जब जब भी आपको ये चेक करना हो बल्क में पैसा कब आएगा, तो एक तो ये रूल है, बाकी और कई रूल है, बट ये रूल आप लिख लो कि जुपिटर जब भी आपके सेकेंड हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड वो D9 में कौन सी राशि में बैठा है, उस राशि से या उस राशि के त्रिकोण में जितनी राशि आ रही है और दो, वहां पे ट्रांजिट करेगा, तो व्यक्ति को पैसों का से लाभ होगा और जीवन में भी लाभ होगा। ठीक है। ठीक सर। सर मुझे पता नहीं लेम है क्वेश्चन है कि नहीं, पर उस लॉर्ड के साथ अगर सन राहु या फिर केतु बैठ जाए तो वो क्या फला होगा, मतलब सेम ही चीज होगा उसके साथ, क्या अब एक एट्रीब्यूट चेंज हो बार जाएगा? आप क्रॉस चेक करो ना, अभी वो पहले भी आया होगा ना, उस टाइम आपको लाभ हुआ था, नहीं हुआ था, या कुछ ऑब्स्टेकल्स आए थे, क्या हुआ था? मतलब दोनों ही चीज हुई थी, मैं इसीलिए बोल रही हूँ लाभ हुआ है, पर वो लाभ अच्छे के लिए नहीं हुआ है, मतलब कैसे बताओ। हाँ, तो यानी वही चीज होती है, जब मल्टीपल प्लैनेट्स हो जाते हैं ना, तो फिर वो बाधाएं डालते ही डालते हैं, उसमें भी अगर मेलेफिक जुड़ जाए तो ज्यादा परेशानी हो। ठीक है, बट पैसा तो आएगा, क्योंकि ये है जुपिटर, देखो जब भी उस राशि से जाएगा ना, अभी मान लो राहु साथ में है तो कुछ बीमारी हो सकती है, या कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीज आपके साथ हो सकती है, कुछ अनइवन चीज हो सकती है जब भी जुपिटर राहु को टच करेगा। ठीक है, या तो बीमारी होगी, या व्यक्ति फॉरेन जाएगा या विदेश से जुड़ेगा, तो राहु के जो एट्रीब्यूट है वो उठा लो, भ्रम में रहेगा, इल्यूजन में रहेगा, क्योंकि जुपिटर क्या है, जुपिटर आप खुद हो। ये नहीं, समझ इस लो। केस में सर सन राहु है एक्चुअली, तो इसीलिए नहीं नहीं, जुपिटर का गोचर देखना है ना, हम देखो जुपिटर सन को भी एक्टिवेट करेगा, राहु को भी एक्टिवेट करेगा। अभी जुपिटर क्या है, जुपिटर आप हो, तो आप क्या कर रहे हो, राहु से मिलने जा रहे हो, तो राहु के एट्रीब्यूट्स क्या है? हम्म। ठीक है, इल्यूजन है, भ्रम है, तो वो सारी चीजें आपको अफेक्ट करेगी, बीमारी है। राइट। पर सर आपने बोला ना सेकंड लॉर्ड जो होता है वो हाँ, D9 में जिस राशि में बैठता है उस राशि का ट्राइन देखना है। हाँ, तो 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 वो लॉर्ड जो है वो सन है, सन और राहु के साथ बैठा हुआ है, और वर्गोत्तम है सन। तो मैं इसीलिए मेरे को थोड़ा सा वो है कि वो अच्छा पीरियड क्या है उसके लिए फिर, है कि अच्छा नहीं? है, फॉरेन से जुड़ जाओ, अच्छा अच्छा जाएगा वो, काम अच्छा होगा। अभी मैं क्या समझाना चाह रहा था दूसरा, वो देख रहा हूँ। अभी देखो विवाह का अभी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अभी यार 10 बज चुके। कृपाल विवाह सर, कब होगा? गोचर गोचर ट्रांजिट को कहते हैं, जो ट्रांजिट का चार्ट होता है। आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, उसमें ट्रांजिट। ठीक है, तो जी ट्रांजिट क्या है, एक चीज समझ लो, अभी गोचर समझा देता हूँ क्या होता है। जब आपका जन्म हुआ, तब जी। जो ऊपर आकाश में प्लेनेट थे, ठीक है, वो आपकी लग्न कुंडली बन गई। अभी लग्न कुंडली में सारे प्रोमिस आ गए कि इस व्यक्ति को जन्म से लेके मृत्यु तक ये चीजें मिलेगी। अब वो कब मिलेगी, वो डिसाइड करेगा गोचर। गोचर किसे कहते हैं कि आज की कंडीशन में प्लेनेट कहाँ पे है। तो आप जो वो ट्रांजिट वाला चार्ट देखते हैं ना, वो आपको बताता है कि भाई आज की डेट में, आज की जो डेट है, उस डेट में जुपिटर कहाँ है, चंद्र कहाँ है, सैटर्न कहाँ है आसमान में। ठीक है, उसे ट्रांजिट बोलते हैं। जैसे अभी सैटर्न मीन राशि में है, तो ट्रांजिट के चार्ट में 12 नंबर में सैटर्न आपको दिखेगा। जुपिटर मिथुन में है, जेमिनाई में, तो आपको ट्रांजिट के चार्ट में वो 3 नंबर में दिखेगा। जी। केतु, केतु आपका 7। 1.5 साल तक रहता है, राहु भी 1.5 साल तक रहता है, क्योंकि वो मंदगामी गोचर वाले ग्रह हैं, यानी टाइम ज्यादा लेते हैं। तो केतु 5 नंबर में होगा, राहु 11 नंबर में होगा। 11 में। बाकी के जो प्लेनेट है, चंद्र को अगर छोड़ दे तो सारे 20-30 दिन के हैं। सन 30 दिन तक रहता है एक राशि में, तो हर एक महीने में सूर्य राशि चेंज कर ले। चंद्रमा हर 2.5 दिन में कर लेता है। मंगल 45 डेज में करता है। वीनस 22 डेज, 27 डेज। मरकरी भी वही है, 23 डेज। ठीक है, तो आप ठीक देखोगे ना, सर। तो सूर्य, शुक्र, बुध, ये सारे जो प्लेनेट है ना, हर 2 महीने में ट्रांजिट में कहीं और राशि में आपको दिखेंगे। बट ये जो 4 प्लेनेट है मंदगा, ठीक है, तो वो लोग लंबे टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए इनका गोचर देखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग रिजल्ट देते हैं, क्योंकि लंबे टाइम के लिए रहते हैं ना एक राशि। तो आपके जीवन में जो भी अभी उथल पाथल होगी, वो प्लेनेट लेके आएंगे। ठीक सर।
ठीक है। और अभी ये बात निकली तो बता देता हूँ, जब भी जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु आपकी लग्न कुंडली के 8th हाउस में हो, व्यक्ति की आयु को अच्छा करते हैं। ठीक है, ठीक सर। क्योंकि लंबे टाइम तक गोचर करते हैं ना एक राशि में। बट यही एक रूल नहीं है, ये सब पॉइंट्स पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट्स सर। एक अच्छा पॉइंट यानी पॉजिटिव पॉइंट आयु को लेके, कि अगर 8th हाउस में है ये 4 प्लेनेट, तो आयु के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया आपकी आयु के लिए। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट देखना है कि भाई आयु लंबी, तो 8th हाउस में अगर सैटर्न है, व्यक्ति को बहुत लंबी आयु देता है, ये एक रूल है। दूसरा रूल, आपका जो लग्नेश है उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति की आयु लंबी करता है। आपका जो अष्टमेश है, 8th हाउस लॉर्ड, उसको जुपिटर देखे तो भी आपकी आयु लंबी होती है। केंद्र हाउसेस में शुभ प्लेनेट हो तो भी आयु लंबी होती है। बट मेजर रूल ये है, फर्स्ट और 8 को अगर मान लो किसी की तुला लग्न की कुंडली है और शुक्र को देख लिया जुपिटर ने, तो क्या हुआ, फर्स्ट लॉर्ड 8th लॉर्ड को जुपिटर ने देख लिया, तो ये व्यक्ति बहुत लंबा चाहिए। सर हम ठीक, ये ग्रहों की जो ताकत होती है, ये शतबल और भावबल की हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि जुपिटर की जो हम मत करो, परिभाषा बनाते हैं मत कि वो। करो। हम्म। अभी समझाया मैंने, षटबल भावबल मत करो ना, क्यों कर रहे हो? अष्टक जी वर्ग हम सीखेंगे ना, अष्टक वर्ग अभी जी सीखेंगे। जी। यूज सर अष्टक वर्ग ही करो। ठीक है, क्योंकि ठीक। क्या है, जो मैत्रेय ऋषि है, यानी ये जो ज्योतिष शास्त्र निकला वो कैसे निकला मैं समझाता हूँ। मैत्रेय ऋषि उनके शिष्य थे, उन्होंने पराशर जी से पूछा कि भाई ये जगत के कल्याण के लिए आप ऐसा कोई शास्त्र कहो, तो उन्होंने ये हम्म, पूरा शास्त्र कह दिया। ठीक है, फिर मैत्रेय ऋषि ने क्वेश्चन किया उनको कि जी। अभी मुझे ना कंफ्यूजन हो रहा है पराशर जी, क्योंकि पहले आपने बोला सूर्य यहाँ अच्छा है बट इस राशि में ये प्रॉब्लम करेगा, नवांश में जाके अगर ऐसा है तो ऐसा रिजल्ट देगा, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे कंफ्यूजिंग स्टेट में हूँ। तो फिर पराशर जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ना एक अभी गणित सिखाता हूँ, गणित। और वो गणित है अष्टक वर्ग। तो अष्टक वर्ग ठीक। से आपके आइडियाज है ना ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने बेस क्यों क्लियर किया कि आपको एटलीस्ट पता चले कि भाई प्लेनेट का नेचर क्या होता है, हाउसेस का नेचर क्या होता है, राशि का नेचर क्या होता है, फिर कौन सा हाउस लॉर्ड कहाँ जाता है, तो मोटा मोटी क्या इफेक्ट दे सकता है। अब हम जी जी। ट्रांजिट भी सीखेंगे। ट्रांजिट में मैंने वैसे मेजर तो ये कवर कर लिया कि भाई पैसे कब आएंगे, फिर उसी हिसाब से ना आप नेगेटिव इवेंट्स भी देख सकते हो। बट नेगेटिव हम सीखेंगे नहीं, वो हो जाएंगे तो हो जाएंगे, किसी को प्रिडिक्ट भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल वे में नेगेटिव हम सीखेंगे नहीं, तो भाई नेगेटिव कब होगा लाइफ में। बट मैं इतना आपको चौकन्ना कर रहा हूँ कि अगर आपको पास कोई ऐसी कुंडली आए, ठीक है, जिसके ऊपर सैटर्न के ऊपर राहु, राहु के ऊपर सैटर्न चल रहा हूँ, तो उस टाइम भक्ति भाव थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, उस टाइम आपको रिलीजियस काम ज्यादा करने चाहिए, सैटर्न राहु की रेमेडी करनी चाहिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, पेन, ये सारी चीजें लेके आते हैं। अगर कोई मिड एज में बंदा है तो उसको पेन मिलेगा, अगर एज हो चुकी है, ठीक हम्म। है, तो फिर वहां चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो जब ऐसा ट्रांजिट चल रहा हो ना, तो महामृत्युंजय का जाप करो, सबसे बड़े रेमेडी। नारायण स्तोत्र का पाठ करो। ठीक है, अगर आप लोगों के भी चार्ट में अगर ये है सैटर्न के ऊपर राहु है या राहु के ऊपर सैटर्न का गोचर चल रहा है, मान लो किसी की जन्म कुंडली में 12 नंबर में राहु है, ठीक, और उसके ऊपर अभी सैटर्न का गोचर चल रहा है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। अरे मंत्र करना चाहिए, यानी उनका चेंटिंग करना चाहिए, और नारायण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो जिस किसी का भी हो, मैंने अभी रेमेडी दे दी। जी सर, मुझे एक क्वेश्चन था। आपने जो अभी अभी बोला हम्म, सेकंड लॉर्ड या फिर D1 का सेकंड लॉर्ड या फिर 11 लॉर्ड जो भी है, वो अगर जिस राशि में बैठ जाए D9 में, हाँ, उसके जो ट्रायन में राशि होती है, उस राशि में वो प्लैनेट जब भी गोचर करेगा तब अच्छे फल जुपिटर, देगा। तो माय जुपिटर। क्वेश्चन है सर कि उस राशि के साथ अगर D9 में राहु या केतु बैठ जाए तो वो अच्छा फल होगा कि बुरा फल होगा? अगर बुरा फल होता है तो कैसे टाइप का होगा वो चीज? अभी मैडम देखो, आप समझो, राहु अच्छा कब होता है, केतु अच्छा कब होता है, वो बताओ। हमने इतने क्लासेस पढ़े ना, बताओ। हाउसेस के ऊपर डिपेंड करता है, पर सर कभी कभी होता है ना हाँ, किसी इसके का। ऊपर हमने 4-5 रूल पढ़े हैं।
राहु केतु को लेकर। जी सर। त्रिकोण के सामने। वो सारे रूल केंद्र लगाओ। के और मैं त्रिकोण के आपको भाव के एक स्वामी सेकंड के सर, साथ एक में। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी फिनिश। मुझे बोल लेने दो ना, वो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ प्लीज, आपने मैं क्या क्वेश्चन बोल किया रहा था हूँ, सर, इसीलिए मैंने बोला। अरे बट मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने सीखा राहु केतु कैसे अच्छे कैसे बुरे होते हैं, वो प्रिंसिपल्स लगाओ ना, फिर खुद डिकोड कर लो। वही मैं बोल दूसरा रही हूँ तो सर, वही मैं बोल रही हूँ सर कि कभी कभी होता है 5 मिनट्स में नवांशा का जो घर होते हैं वो चेंज हो जाता है, पर राशि सेम रहता है, कभी कभी आधे घंटे तक सेम राशि में ही रहता है। तो किसी का जन्म पत्रिका में वो टाइम सही नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि कौन से घर में है, पर उसको पता है कि कौन से राशि में है। तो इस इन दैट केस उसको वो राहु कौन से त्रिकोण के साथ बैठ रहा है कि केंद्र के साथ बैठ रहा है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आ रहा है। या फिर फॉर्मूला लगन जिस कुंडली। केस जिस इसके साथ बैठ रहा है उसके लिए नहीं आ रहा है। मैं इसीलिए पूछ रही, तो इस केस में क्या राशि तुल्य नवांश देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए सर? अष्टक उससे ट्रांजिट सीख लेंगे, ठीक है, कि अच्छा है बुरा है, जी परफेक्ट है इसके लिए। क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है, आपने जो बोला सही क्वेश्चन है कि अगर किसी का टाइम परफेक्ट नहीं है तो नवांशा चेंज हो जाएगा ना 10-15 मिनट के बाद। जी सर। हाँ, तो उसमें अष्टक वर्ग से पता चल जाएगा कि भाई क्यों ये रिजल्ट मुझे नहीं दे रहा है या दे रहा है, वो सारी चीजें पता चल जाएगी। क्योंकि ये तो है ही है, देखो बर्थ टाइम अगर सही नहीं है ना तो प्रिडिक्शन सही नहीं जाएगी, 100% की बात। बाकी जितना ज्योतिष हमने बट पढ़ा, अभी के लिए सर, अभी सबको पता है कि मतलब मतलब कौन से टाइम में है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स समझ में आता है, पर पहले के जमाने में एटलीस्ट हमारे टाइम में भी इतना 5-10 मिनट तो इधर उधर हो ही जाता था, तो क्या इसीलिए। करेंगे, आप ना थोड़ा धैर्य धरो। हम जब भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे ना, उसमें जुपिटर का प्रोग्रेशन समझेंगे ना, उसमें अगर बर्थ टाइम भी नहीं है ना तो आप थोड़ा इवेंट तो पकड़ सकते हो कि भाई ये इवेंट इसकी लाइफ में कब होगा, ठीक है, जी सर। अच्छा कब होगा बुरा कब होगा, वो सारी जी चीजें। सर। जी सर। और बताओ किसी को क्वेश्चन है, क्वेश्चन, सर ये पूछना एक था मेरे क्वेश्चन है को। सर। एक एक हाँ करके। सर, कर लीजिए आप। हाँ, गोचर सर चंद्र से देखेंगे कि लग्न लग्न कुंडली से? चंद्र से। चंद्र से ना, ठीक, ओके। सर जैसे पूछना था ये कि D9 जो चार्ट है नौवांश, उसमें जैसे मुख्यतः वो शादी के लिए देखते हैं, विवाह के लिए। ये राशि तुल्य नौमांश मुख्यतः किस किस चीज के लिए देखा जाएगा सर? हाँ, राशि तुल्य नवांश क्या है ना, दो चीजें, एक तो मैंने वो राजयोग आपको बताया, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई कैसे है। दूसरा ये ना हर एक भाव का 9वां हिस्सा है राशि तुल्य नवांश, समझो, ठीक है। मान लो कि लग्न कुंडली में आपकी जो 4 नंबर का घर है, ठीक है, 4th हाउस, उसमें जो राशि पड़ रही है, तो नवांश में जाके उस राशि में कौन सा प्लेनेट है, अगर वो उसकी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा कुछ आ रही है तो आपको सुख दे के जाएगी, यानी वो प्लेनेट भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा सुख देने के लिए, सुखांश कहते हैं उसको, ठीक है। तो उससे आप ऐसे जज कर सकते हो कि भाई ये प्लेनेट की दशा मेरे लिए अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट है पुष्कर नवांश, ठीक है, तो वो भी समझाऊंगा लेटर पार्ट ऑफ दिस कोर्स। जो बड़े बड़े है ना पुष्कर नवांश है, वो सारी चीजें चलो नेक्स्ट क्लास में ही सिखा दूंगा क्या है। बट ये राशि तुल्य नवांश इसलिए देखते हैं कि आपके लग्न में जो राशि है 7 नंबर में, समझो, ठीक है, यानी पहले घर में जो भी राशि पड़ी है, उस राशि D9 में कौन सा प्लेनेट है उस राशि में, वो आपका लग्नांश होगा, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके व्यक्तित्व के अंदर। सेकेंड हाउस में कौन सी राशि पड़ी है वो देख लो, ठीक है, वो धनेश है, यानी धनांश कहते हैं उसको। तो सेकंड हाउस में मान लो 8 नंबर की राशि है, तो आप D9 में जाके चेक करो 8 नंबर में कौन सा प्लेनेट है, तो वो भी आपके धन संचय के लिए हेल्प करेगा, आपके कुटुंबिक जो माहौल है उसके लिए हेल्प करेगा। ऐसे हम समझ सकते हैं। आ रही बात समझ लो कि नहीं आ रही? आ रही है इतना सर, नहीं आ रहा सर, पर देखना कंफ्यूज। पड़ेगा वीडियो। ठीक है। ठीक है। अभी मत समझो, राशि तुल्य नवांश में इतना देख लो कि रोगांश निधनांश और व्ययांश, यानी छठे आठवें, और आपकी लग्न कुंडली में जो 6 8 12 में राशि पड़ी है ना, ठीक है, आपकी लग्न कुंडली जो है उसके छठे घर, 8वें घर और 12वें घर में जो राशि है, वो हम्म। राशि में कौन सा प्लेनेट D9 में बैठा है, यानी D9 में वो राशि देख लो, छठे आठवें 12वें घर की, वहां पे कोई प्लेनेट है, ठीक है, उस प्लेनेट का डोनेशन करते रहना इन शॉर्ट, ठीक है, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
सर D64 का D9 में फोर्थ हाउस से देखेंगे ना? D64 कहाँ से आ गया अब? वो जो आपने अभी बताया था ना सर सिक्सटी स्टार्टिंग में, 64 फोर्थ नवांश। 64वां 64th नंबर। नवांश हाँ, की वो D9 में फोर्थ फोर्थ हाउस का, हाउस से देखेंगे। बट फोर्थ सर हाउस। एक एक क्वेरी है मेरी, उसमें वीनस की राशि आ रही है। ये जो ट्रांजिट में आपने बताया ना कि थोड़ा सा दिक्कत आती है, पर उसका जो लॉर्ड है मतलब वीनस है, वो सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड हो नवांश में फिर। वहाँ नवांश में एक्सोल्टेड वो देखना ही नहीं है कुछ। वो है ना अच्छा, तो वो फिर, हाँ नहीं वो है ना तो उसका आप डोनेशन करते रहना, बस कहने का मतलब इतना ही है। वीनस की क्या डोनेशन होती है सर? कपड़े है, सफेद चीजें है, मिठाई है, सफेद मिठाई यानी आप बर्फी वगैरह जी, शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। ठीक सर। गौ सेवा कर सकते हैं। ठीक है, बट आपका शुक्र उच्च का D9 में है, 64 में नवांश से कैसे होगा मेरे तो पता नहीं चला, क्योंकि अगर शुक्र 12 नंबर में उधर है, एक बार 12 1 2, हाँ बस तो ठीक है, सही है। बट करते रहो उसकी रेमेडी, ठीक है, पेन दे सकता है। सर राशि तुल्य अनुमान सर, राशि वर्गोत्तम ये जो मतलब आपने बताया था ना कि अ, जो लग्नेश है वो वर्गोत्तम हो, तो उसमें नहीं समझ में आया सर, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर हम? कहाँ कुछ कैलकुलेट उसमें, तो फिर राशि तुल्य नवांश बनेगा ही नहीं ना, वही नवांश ही आपका राशि तुल्य नवांश अच्छी हो गया। राशि तुल्य अनुमान हो गया। हाँ हाँ, उसमें तो फिर जी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, आपके लिए इजी हो गया। जी। ठीक है, तो अभी वो देख लो, राशि तुल्य नवांश हो गया ना, तो उसके छठे आठवें 12वें घर में जो राशि है उसका आप डोनेशन करते रहना। सर छठे आठ, अच्छा उसके राशि के हिसाब से। लॉर्ड का। ओके। हाँ, जी जी। ठीक। या तो ठीक वहां उसमें सर। जो पे, बैठे ग्रह हैं, नहीं, वहां पे जो प्लेनेट बैठा है उसका है, राशि लॉर्ड का नहीं। ठीक है, यानी राशि लॉर्ड का भी कर सकते हो, वैसे भी लग्न कुंडली में तो वो राशि ही बन रही है ना। जी ठीक जी। है, प्लेनेट का भी करो, राशि का भी करो, सेम ही है। बट अच्छे काम करो, दान करो। बिल्कुल सर। ये सर एक देखो चीज कब पूछना था। हाँ बोले सर बोले जैसे बोले। अभी आपने एक चीज बताया था कि जो D9 चार्ट में जो गुरु की राशि 9 और 12 में जो भी ग्रह बैठे होंगे, वो पुरुषोत्तम ग्रह होंगे सर। वो लेकिन राशि तुल्य नवमांश में वो 8th हाउस में बैठे हैं, तो फिर उसको उसका दान करना है सर, हाँ करना ही पुरुषोत्तम है। ग्रह का भी। सब सब मिलाना है, सब मिला है। ठीक है, करना ही, करना ही। ये और किसी को कोई सवाल? सर अभी सवाल देखो तो next- नहीं है, बट एक हाँ ऐसा है कि सर लग्न में जो 6 8 12 में है वो नवमास में जाके अच्छे बन रहे हैं, जो लग्न हाँ, में तो अच्छे अच्छी हैं वो बात। नवमास में जाके खराब हो रहे हैं। फिर नहीं तो वो हाँ अच्छी हाँ, बात। ये पूरी प्रॉब्लम खिचड़ी कम बन जा आएगी। रही सर है। बहुत मिक्स हो रहा है सर। ये देखो कॉन्सेप्ट अभी समझ के रखो, आगे जाके सब क्लियर हो जाएगा। ये क्या है ना, समझो, किसी का लग्न कुंडली में 6 8 12 के जो स्वामी है, ठीक है, अभी नवांश हम्म में जाके अच्छे हो रहे हैं, तो इतना समझ के चलो कि ये अभी ज्यादा पेनफुल नहीं होंगे। समझ रहे हो, उत्तर कालामृत करके एक बुक है, उसमें ये लिखा है हम्म कि अगर 6 8 12 के आपके जो स्वामी है D9 में जाके अगर मित्र राशि में बैठ रहे हैं, एक्सोल्टेड हो रहे हैं, तो वो उतना पेन उतना पीड़ा नहीं देंगे जैसे 8th हाउस क्रॉनिक डिसीज का भी है। तो अब क्या होगा, उसको डिसीज तो होंगे बट अच्छी दवाई या अच्छा डॉक्टर वो सारा मिलके उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको ऐसे लो आप। हम्म ठीक समझ रहे सर। हो, जैसे छठे घर से बीमारी है तो अ, ऐसी बीमारी नहीं होगी, असाध्य बीमारी, समझ रहे हो, छोटी मोटी दवाई हम्म लेके ठीक हो जाएगा व्यक्ति, अगर D9 में वो प्लेनेट अच्छी कंडीशन में जा रहे हैं। ये ऐसे आपको हम्म रिलेट करना पड़ेगा थोड़ा, वो चलाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक सारी हम्म चीजें आपको सही हो जाएगी। आप अच्छा बुरा मत देखो, आप ये देखो कि ये कैसे रिलेट हो सकता है, इसको कोऑर्डिनेशन में लाओ। लाखों कुंडलियों में मैंने देखा है कि ऐसा अगर हो रहा है तो व्यक्ति को देखो, वो इवेंट तो होता है बट उतना पेनफुल नहीं रहता जितना आजकल के ज्योतिषी प्रिडिक्ट करते हैं, भाई ये हो जाएगा वो वैसा नहीं होता। हम्म। ठीक है, जी जी सर। D9 इसलिए जरूरी है कि आप एक बार चेक करो एक्चुअल पोजीशन क्या बन रही है, तो वो इवेंट तो होगा, क्योंकि वो लग्न कुंडली में छठे घर में आया है ना, तो उसकी हम्म, एक्टिविटी तो देगा ही देगा। बट हाँ इतना श्योर है कि अगर नवांश में जाके सही हो रहा है ना, तो वो पेन तो लाएगा बट पेन के साथ उसकी दवाई भी लेके आएगा, अच्छे से काम, यानी आपको उतना वो पीड़ा नहीं देगा फिर।
स्ट्रगल देखा तो क्या, अगर किसी के चार्ट में 1 साल तक स्ट्रगल लिखा है, तो वैसे व्यक्ति को 1 महीना ही स्ट्रगल हो, उसके बाद लाइफ सेट हो जाए, तो वो सारी चीजें होती है। उसकी जो ओके टेंडेंसी इंटेंसिटी है ना, कम हो जाती है। जी सर। बट आपको इतना करना ही नहीं है, सिंपल 3 जो रूल जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था, सेवा, चैरिटी, डोनेशन। ठीक है, वो करते रहो ना, बाकी ये तो समझने के लिए हम समझ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से जीवन चलेगा। आप सेवा करना स्टार्ट करो। 8 हाउस तो आप बैलेंस करके ही चल रहे हो, अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ही रहे हो, तो उसकी तो कोई मगजमारी है नहीं। हॉस्पिटल में जाके हर महीने में कुछ ना कुछ डोनेशन किया करो, 12th हाउस भी बैलेंस रहेगा, क्या मतलब है, देते रहो लोगों को। समझ रहे हो, तो सर एक इतना हाँ, जी सर। भय रखने की जरूरत नहीं है, डर रखने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। बोलो बोलो, ठीक सर। कोई बोल रहा सर एक चीज कहना था, हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोल लीजिए। है। सर अरे एक नहीं चीज क्या अभी बोलेंगे, आपने कहा आपका ना, क्लास एंड हो जाएगी। नहीं नहीं सर, ये एक एक था लास्ट। सर आपने अभी कहा ना कि जो नुकसान या हानि वाली चीज, मतलब वो प्रिडिक्ट करना नहीं बताऊंगा, या ऐसा मतलब वो नहीं सीखना है हम लोगों को। हम्म, सर फिर तो हम लोग वो कर्ण जैसे हो जाएंगे कि मौके पे अपनी विद्या का ही जरूरत है, क्योंकि ज्योतिष का मेन यूज तो व्यक्ति को सुख में तो कोई नहीं देखता है ये सर दुख में ही दिखेगा सर। तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना सर। तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया ना आपको, सेटन राहु, राहु सेटन, बस उतना ही जानना है। दूसरा जानना हो तो आपके एट्थ नहीं, हाउस उसकी में जो जो राशि क्लास आगे बनेगी, जैसे जो जैसे एक, पूरा जैसे जो रहता है ना सर सिलेबस, उसको कंप्लीट करा दीजिएगा मैं व्यक्ति मेडिकल जैसे आप। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ वो चीज होना चाहिए सर मैं सिखाऊंगा। कि बट हाँ उसको क्योंकि ना ज्यादा माइंड में लेके मत घूमना। ठीक है, क्योंकि क्या होता सर है वो तो समझो बात, जी मैं पूरा सिखाऊंगा आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो बीएनएन में कवर करेंगे आप। ठीक है, वो परफेक्ट जी होता है। अभी क्या होता है ना, आपकी कुंडली तो बन गई, बट व्यक्ति एक रूटीन फॉलो करता है, सत्कार्य करता है, भगवान में श्रद्धा रखता है, तो वो सारी चीजें नहीं होती उसकी लाइफ में। इसलिए मैं प्रिडिक्शन के लिए मना कर रहा हूँ, आपको सिखाऊंगा तो 100% सिखाऊंगा ना, क्यों नहीं सिखाऊंगा। बट हाँ वही कह रहे हैं सर, क्या होता है अर्जुन ना, बनाइए उससे कर्ण मत बनाइए। फिर हो क्या जाता है, मैं मुझे आगे का अनुभव, एक बार बोल देते ना सामने वाले को, तो फिर वो व्यक्ति उसी में घूमता रहता है, तो वो चीज आप मत करना, क्योंकि वो करेक्ट नहीं सर। होगा आपके साथ। आप लोगों में से किसी के साथ वो चीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप 8 हाउस बैलेंस करके चल रहे हो, साथ साथ में आप ये सेवा करो, दान पुण्य का काम करो, और जो आप रिचुअल्स फॉलो करते हो वो तो कर ही रहे होंगे, तो फिर कोई मेजर प्रॉब्लम आएगी ही नहीं लाइफ में। ठीक है, बाकी देखो कैसा होता है ना, जन्म मृत्यु तो किसी के हाथ में है नहीं, वो तो जब आएगी तब आने ही वाली। बट उसके बीच का जो समय है उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं, वो हमें ज्योतिष से पता चल जाए। कब जी कब जी अच्छा सर। समय, कब कब बुरा समय, वो सारी चीजें पता चल जाए। ठीक है, जी चलो नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, ये अच्छा समय कब आता है, बुरा समय कब आता है। ठीक है, सर अभी आप तो एट्थ हाउस के बारे में बोल रहे थे कुछ। क्या एट, हाँ वो मैं ये बता रहा था कि चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि हमें पता है, 1 4 7 10 वो मूवेबल साइन है। ठीक है, जो चर राशि है, 2 5 8 11 ये फिक्स राशि है, यानी फिक्स साइन है। 3 6 9 12 ये द्विस्वभाव राशि। तो आचार्य वराहमिहिर ने क्या कहा है कि आपके 8th हाउस में कौन सी राशि पड़ी, उसका नेचर देखो। अगर चर राशि है तो आपकी मृत्यु घर से बाहर होगी, यानी उस टाइम आप घर पे नहीं हो। अगर स्थिर राशि है तो घर में ही होगी आपकी मृत्यु, कहीं बाहर नहीं होगी। और द्विस्वभाव राशि है तो घर से निकलते, हॉस्पिटल जाते जाते, इन बिटवीन रास्ते के अंदर आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अभी देखने मत ठीक है लग सर। जाना मेरे 8th हाउस में कौन सी राशि। नहीं मुझे मालूम ही नहीं है सर, कहाँ कौन सी राशि पढ़ रहे थे, मालूम ही है। अच्छा मालूम नहीं सर है, नहीं, चर राशि नहीं है ना, चर मालूम है। राशि 1 4 7 10 हाँ ये चर राशि है। जी ठीक है, चर यानी मूवेबल। जी तो मान लो आपके 8th हाउस में 1 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, 7 लिखा है, या 10 लिखा है। ठीक है, जी तो ये क्या है, मूवेबल साइन। तो अभी मृत्यु कहाँ होगी, घर से बाहर होगी। जी फिक्स साइन लिखी है, 2 5 8 11 वो हाँ फिक्स्ड है। ठीक है, तो आपकी मृत्यु घर में ही होगी। जी 3 6 9 12 द्विस्वभाव है,
तो घर से निकलते डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले इन बिटवीन रास्ते के अंदर मृत्यु होगी। लोगों की होती है ना, घर से निकलते हॉस्पिटल में एम्बुलेंस हाँ में जी, हाँ जाता है, जी। इन बिटवीन हो जाती है डेथ। जी जी। ठीक है। ठीक ठीक है। अभी और क्या सीखना है जो बताओ। इनके स्वामियों पर सर अगर गुरु की दृष्टि हो तो? हाँ, दृष्टि तो अच्छा ही है, बट होगी मृत्यु नहीं ऐसे भाव, ही जो मैंने बताया। अच्छा अच्छा, नहीं भाव पे नहीं है, मतलब स्वामियों पर, लैंडलॉर्ड पे है, वो स्वामी पे ही हाउस होनी लॉर्ड चाहिए, पे। वो सबसे बढ़िया है। जी जी जी। स्वामी, ठीक। स्वामी पे होनी चाहिए, वो सबसे बढ़िया है। उसके जी बाद एट्थ ठीक हाउस में, है। वो उसके बाद आता है। पहले एट्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर और फर्स्ट हाउस लॉर्ड के ऊपर अगर जुपिटर की दृष्टि है तो बहुत अच्छी बात ठीक, वही मैं कंफर्म कर रहा हूँ। सर ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड जुपिटर ही हो गया तो है। हाँ, हाँ, तो फर्स्ट अच्छा हाउस ही है। लॉर्ड। सोचो मत इतना मृत्यु के बारे में, सब अभी देखो एवरेज 60, हमने 60 साल निकाल लिए ना, तो अच्छा लंबा जीवन इसको बोलेंगे अभी आज के युग में। ठीक है, तो बिल्कुल। आधा तो चला गया, अभी 20 साल एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक। चलो, सबको जय श्री राम, मिलेंगे मंडे को जय श्री। 9 बजे। जय जय श्री श्री राम राम सर। सर। थैंक यू अभी सर। जय जाते श्री जय राम जाते, सर जय जी। श्री राम। जाते जाते ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुझे रिमाइंड करवाना कि मंडे को हमें क्या करना है, क्योंकि मैं, ये जो ट्रांजिट है ना, अभी देखो थोड़ी बहुत तो मैंने आपको ट्रांजिट की बात करी, अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि बच्चा कब होगा, ठीक है, मैरिज कब होगी, ये कोई एक लिख लेना। तो जब हमारी क्लास स्टार्ट हो ना, मुझे एक बार रिमाइंड करना कि सर ये टॉपिक कवर करना है। दूसरा, अ, अच्छा समय बुरा समय, ठीक है, कब हो सकता है लाइफ में। बाकी जो गोचर है, गोचर का भी मुझे बताना। मैं आपको बताऊंगा कि हर एक प्लेनेट आपकी कुंडली में ट्रांजिट में कैसे गोचर कौन से भाव में करेगा तो शुभ रिजल्ट देगा। ठीक है, वो याद दिलाना। तो ये 4 पॉइंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद जेमस्टोन रुद्राक्ष समझना है कि बाद में रखें? नहीं, समझना है ऑफ सर। कोर्स समझ समझना है लेते हैं सर। सर। नहीं, बाद में यानी मैं सोच रहा था कि दूसरे ज्योतिष करते हो उसके बाद, यानी एंड में रखे, कैसे रखे उस हिसाब से। ठीक है, तो जेमस्टोन, एक जेमस्टोन भी लिखिए, ये 5 पॉइंट लिख के रखो। ठीक है, तो हम हो सके तो 1.5-2 घंटे की क्लास करेंगे मंडे को, मंडे हाँ या सर। ट्यूसडे। मैं मंडे मॉर्निंग में आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे रहता है। ठीक सर। बाकी मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, अच्छा। बहुत बढ़िया बेस्ट सर। सर, यस सर। बेस्ट। जी सर। जी सर जी। सर नौवांश वाला चैप्टर पता कंप्लीट है। हो गया सर हमको। हाँ, और जिन जिन को भी अभी कंफ्यूजन है ना मल्टीपल प्लैनेट्स, वो सारा क्लियर हो जाएगा। मुझे थोड़ा टाइम दो, 2-3 महीने का, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे आप खुद क्लियर कर लोगे। ठीक है, वैसे आई होप नहीं थोड़ा सर। बहुत क्लैरिटी तो आ गया होगा आप लोगों को। जी जी सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। जी सर, पहले से तो बहुत बहुत आ रहा है सर। सर कंफ्यूजन इसी में है, ये बस 64, 73, 91 नवांश में अभी भी। नहीं, वो ना वो बहुत एडवांस, यानी इसके लाख रुपए लेते एस्ट्रोलॉजर सिखाने के। अच्छा। ठीक है, ए, तो ये एक दिन इधर सर इसी पे हमारा, रख दीजिए ना पूरा। नहीं नहीं, समझो क्या होता है। ये जो नवांश है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी आप ये समझ सकते हो कि भाई ये प्लेनेट भी हमारे काम के है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज जो आज के नवांश का मैंने बताया ना, वो सारी चीजें रिकॉल कर लेना, उसका रिकॉर्डिंग देखते रहना, वो शादी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 64, 73, 91 नवांश अगर नहीं भी पता है और दिन की एक माला महामृत्युंजय मंत्र की करते हो, तो सारे ग्रह आपको हेल्प करेंगे, सब नवांश आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है। ठीक सर। जी ठीक सर, जी वो सर। तो ओम नमः शिवाय का बाकी वो कर लेते जाप बस। देखो, अभी मैं इन शॉर्ट अभी आज का जो है ना आपको रिकेप कर देता। कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया कि भाई एक घर में 9 नवांश होते हैं, तो इसको 64वां, इसको 73वां, इसको 91वां नवांश कहते हैं। अभी वो भूल जाओ, वो रो भूल जाओ। ठीक है, इतना याद रखो। जो रूल मैंने 73rd का आपको बताया कि फर्स्ट हाउस में जो D9 में प्लेनेट है, वो D1 में लग्न चार्ट में 9th हाउस में होना चाहिए, तो वो 73वां नवांश, यानी वो एक शुभ प्लेनेट हो गया आपके लिए, आपके भाग्य को मजबूती देने वाला ग्रह। अगर वो रूल नहीं बन रहा है तो सीधा फर्स्ट हाउस लॉर्ड देखो D9 का। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों की कुंडली में ये मिलेगा आपको, ऐसा कॉम्बिनेशन कि जिसके D9 में जो प्लेनेट है वही D1 में उसके भाग्य भाव में होगा, बहुत रेयर मिलेगा। अगर ऐसा मिल रहा है तो पहली प्रायोरिटी वो प्लेनेट को है, अगर वो नहीं है तो सीधा फर्स्ट हाउस लॉर्ड। तो ठीक है, उसमें क्या आपका होगा सर, D9 ऐसा होगा तो? ये जो डी नाइन में जो लग्न का जो में जो ग्रह बैठा है वो डी वन में नाइन्थ हाउस में रहेगा, तो क्या होगा उससे फिर? भाग्य में मजबूत, वो प्लेनेट भाग्य को मजबूत करेगा, आपके भाग्य को। अच्छा।
आपके भाग्य भाव को, यानी वो प्लेनेट की जब भी दशा आएगी आपको रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेगी। आप जीवन में जहाँ हो जिस स्तर पे, उससे आगे बढ़ने के अवसर वो प्रदान करेगा, यानी आपको बूस्ट ओ, करेगा। ठीक है, आपके भाग्यों की मजबूती करता है वो ग्रह। ठीक। अच्छा उसी अच्छा। ठीक। हिसाब से 91वां नवांश जो है उसमें आपको ये चेक करना है कि आपकी लग्न कुंडली का 11th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो प्लेनेट D9 में 7th हाउस में बैठना चाहिए, ये पहला रूल। ये भी बहुत कम रेयर मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो सीधा D9 का 7th हाउस लॉर्ड देख लो, वो आपको जीवन में गेन्स करवाएगा। ठीक है। और 64वें ठीक। नवांश में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सीधा 4th हाउस लॉर्ड देखो, उसकी रेमेडी करते रहो। ठीक। ठीक। अभी मैंने जो बोला, किसी ने लिखा हो तो लिख के रखना, नेक्स्ट क्लास यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, वापस से समझा दूंगा यस मैं। सर। बट जी आप लोग जी समझ लेना ये जी। चीज। श्योर सर। ठीक ठीक है। ठीक। वही कह रहे राशि थे को, सर, नौमांस अभी कंप्लीट हो गया क्या? वही कह रहे थे हम कि हाँ बस अभी आपने नवाज, बताया। नवाज में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, यही मेन जो पॉइंट्स है ना वो यही है। ठीक है। ठीक। मेजरली तो शादी को लेके है, बाकी ये जो नवाज अच्छा प्लेनेट ढूंढना, और दूसरा एक्चुअल स्ट्रेंथ प्लेनेट की कैसे पता चलेगी, वो सारी चीजें। और आप देखना ये लेटर पार्ट ऑफ लाइफ नवाज ज्यादा काम करता है, बट उसके लिए फिर लग्न को भूल मत जाना, दोनों चेक करते रहे। ठीक है। जी सर। डिजाइन में और भी है चीजें, बट एज एंड व्हेन उसकी जब जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमने पूरे राजयोग सब पढ़ लिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कुंडली है ना वो D9 है। तो D9 का मैंने आपको आज समझा दिया। अभी नेक्स्ट क्लास में हमें क्या समझना है मैं वापस से भूल गया, अगर किसी ने लिखा हो तो वो मुझे याद दिला देना। उसके साथ लिखा है साथ में, सर। हाँ, D10 भी समझेंगे, D3 भी समझेंगे। ठीक है। ठीक। तो और दो ओके। कुंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि D3 क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी मेहनत को दर्शाता है कि व्यक्ति मेहनत कैसे करेगा और क्या होगा। और D10 आपके व्यवसाय के लिए जरूरी है। और एक कारकांशा चार्ट वो भी आप लिख दो, जो भी लिख रहे हैं ना नोट उसमें ये चीज लिख दो। और एक बार क्लास शुरू होने से पहले हम ये 7-8 पॉइंट एक बार बोर्ड पे लिख देंगे, फिर एक एक करके समझेंगे इसको। किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा है अभी? लिखा है सर। ठीक है, मुझे याद दिला देना। ठीक ओके। है। तो वो यस। कारकांशा चार्ट पता है किसी को? नहीं सर। किसका सर? हाँ सर, वो कार एस्ट्रो सेज पे देखा था, है एक। ये नहीं, वही देखा ही था ना, उसके बारे में पता नहीं है ना? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। पता नहीं सर। मजा आएगा आपको। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। सर पहले डिवाइड एक करो। क्लास एस्ट्रोसेज कैसे यूज करना है वो भी बता दीजिए सर बीच में। पूरा ये ट्रांसिट ये वो कहाँ से ढूंढना है वो भी बता दीजिएगा सर। हाँ, ट्रांजिट का ना, ठीक है, अभी वो बता दूंगा मैं। ओके वो क्लास भी कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। चलो। ओके। थैंक जय यू। श्री राम सर। जय 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 श्री श्री राम। राम सर। जय श्री जय जय श्री श्री राम। राम सर जी।